सीधे दिल्ली चलेंगे पुणे से। रमनदीप हमारे साथ है। रमनदीप जी, If you fall in a bracket of 30%, ओके then is it okay that we should continue our home loan, which is at a rate of around 8 to 11%, or should we pre-close it? ओके, लोन्स पे तो एज सच आपको प्रिंसिपल पे भी टैक्स बेनिफिट मिलता है और ब्याज दैट इज इंटरेस्ट पे भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो रुंगटा जी क्या बताना चाहेंगे, इनको समाप्त कर देना चाहिए अपना लोन या जारी रखना चाहिए टैक्स बेनिफिट्स के लिए? दो चीजें रमनदीप जी मैं आपसे कहना चाहूंगा। सबसे पहला कि अगर आप बहुत फाइनेंशियली सेवी नहीं है, बहुत ज्यादा अपने फाइनेंशियल अफेयर्स का ध्यान नहीं रखते, समय समय पर अगर उसको आप देखते नहीं हैं, तब फिर आप ये बहुत भयंकर इसकी कैलकुलेशन में नहीं जाइए। अगर आपके पास सरप्लस पैसे हैं जो आपको नहीं चाहिए हैं इन द नियर फ्यूचर, कंटिजेंसी वगैरह रखने के बाद, तो आप इसका प्रीपेमेंट कर दीजिए। कोई बहुत डिटेल्ड इसमें कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है। सेकंड, जो आपने ये फिगर बताई 8 से 11, ये तो बहुत बड़ी फिगर है। अगर 8% है तो नेचुरली आज मार्केट में विकल्प अवेलेबल है कि आपको उससे बेटर इंटरेस्ट रेट, अगर आप इसको इन्वेस्ट करेंगे तो उससे बेटर इंटरेस्ट रेट आपको मिल सकती है। और यहाँ पे अगर आप 8 दे रहे हैं, उस पर टैक्स ब्रेक मिल रहा है, तो आपका पोस्ट टैक्स कॉस्ट करीबन 30% के हिसाब से करीबन 5.5 के हिसाब आसपास बनता है, और उससे बेटर पोस्ट टैक्स रेट आपको मार्केट में मिल सकती है। लेकिन ये तभी आपको करना चाहिए जब आप थोड़े रीजनेबली सेवी हैं और अपनी फाइनेंशियल चीजों का ध्यान रखते हैं। अगर आप नहीं रख पाते हैं उसको ध्यान, तो फिर इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करिए, आप प्रीपेमेंट कर दीजिए। प्रीपेमेंट इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। हाँ, ये जरूर है कि इसमें कभी कभी आप थोड़ा पैसा कमाने का मौका चूक सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सजग रहना जरूरी है। चलिए, रुंगटा जी के हिसाब से आप प्रीपेमेंट कर दीजिए और दूसरे अच्छे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली सेविंग कीजिए टैक्स बेनिफिट कमाने के लिए। अभी सीधे कानपुर चलते हैं। मनोज जी हमारे साथ लाइन पे है। मनोज जी, स्वागत है आपका शो में। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, ऐसा है कि अभी रिसेंटली हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है जी। एक बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने। ओके। तो उसके लिए मुझे थोड़ा लोन के लिए मुझे जानकारी चाहिए थी। मैं 5 लाख तक का लोन चाहता हूँ। हाँ हाँ, तो वो लोन मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? मनोज जी, आपने हमें क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि आपको ट्रेडिंग के लिए, दैट इज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लोन चाहिए। नहीं, नॉट ट्रेडिंग के लिए नहीं। एक्चुअली में ट्रेडिंग एक्चुअली क्या सप्लाई काम है हम लोग का। तो ये आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है। अच्छा, तो उसके लिए मुझे चाहिए। चलिए, बिजनेस लोन चाहिए इनको 5 लाख रुपीस का। तो आपका उसके अकॉर्डिंगली कैसे मिलता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है एक बिजनेस लोन लेने के लिए? रुंगटा जी। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, इन्होंने क्या कहा? कौन सा बिजनेस है इनका ट्रेडिंग का? मनोज जी, किस चीज का बिजनेस करते हैं आप? बिजनेस हमारा कटिंग फ्रूट्स का है। सॉरी, किस चीज का? कटिंग फ्रूट्स। हेलो, कटिंग फ्रूट्स। हाँ जी, कटिंग फ्रूट्स। हेलो, आप आवाज सुन रहे हैं हमारी? हाँ जी, बताइए क्या किसका? फ्रूट्स के बिजनेस के लिए आपको 5 लाख रुपए का लोन चाहिए जी। आई थिंक फ्रूट के बिजनेस की बात कर रहे हैं ये। हाँ, तो उसकी ट्रेडिंग के लिए इनको 5 लाख का लोन चाहिए। तो ऐसा है कि नॉर्मली आपको, अनलेस आपके एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स में इनकम काफ़ी अच्छी है, उसके बेसिस पे आपको अनसिक्योर्ड लोन मिल सकता है, लेकिन वो सस्ता नहीं मिलेगा। वो कम से कम आपको 24-25% के आसपास, कम से कम उतना पैसा आपको लगेगा। अगर आप सिक्योरिटी दे सकें, आपके पास कोई एग्जिस्टिंग घर है या कोई दुकान है, तो उसके अगेंस्ट में आपको जो है रफली 50-60% ऑफ द वैल्यू या अ सर्टेन परसेंटेज जो आप इनकम दिखा रहे हैं उसका 2 गुना या 3 गुना रफली लोन आपको मिल सकता है। वो आपको सस्ता पड़ेगा जी। थर्ड ऑब्वियसली इज, अगर आपके पास और कोई सिक्योरिटी है, ज्वेलरी है, यूनिट्स है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जिनकी सरेंडर वैल्यू हाई है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, इंदिरा विकास पत्र हैं, ऐसे अगर आपके पास कुछ सिक्योरिटीज हैं, उसके अगेंस्ट में भी आपको अच्छी और कम दरों पर लोन मिल सकता है। अनसिक्योर्ड लोन आपकी इनकम ज्यादा होगी तो ही मिलेगा। एग्जिस्टिंग जो रिटर्न इनकम है आपकी अगर ज्यादा होगी तो ही मिलेगा, और मिलेगा तो भी सस्ता नहीं मिलेगा, काफी महंगा मिलेगा।
चलिए, अपने बिजनेस प्रोसेस को पूरा ध्यान में रख करके, इन बातों को ध्यान में रख करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मनोज जी के पास चलते हैं, जयपुर से हमारे साथ लाइन पे हैं। मनोज जी, स्वागत है आपको। जी, थैंक यू। हाँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मैंने अभी लास्ट ईयर ही मैंने एक लोन लिया है HDFC बैंक से, ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीस का कार लोन। ओके। मेरा जो टेन्योर है वो 3 इयर्स का है। बढ़ाना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट 5 इयर्स करना चाहता हूँ, तो वुड इट बी पॉसिबल फॉर बैंक टू डू इट? ओके, पहले आपने 3 इयर्स का लिया था, आप टेन्योर बढ़ाना चाहते हैं, 5 इयर्स करना चाहते हैं, इससे EMI कम हो जाएगी। तो क्या लोन के बीच में ऐसा कर सकते हैं, 1 साल के बाद होने के बाद? रुंगटा जी, ऐसा प्रोविजन होता है? नहीं, प्रोविजन तो नहीं होता है ऐसा कोई भी लोन के डॉक्यूमेंट में, लेकिन अगर बैंक मान जाए तो उसको कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली बैंक मानेगी नहीं, बिकॉज वो पूछना चाहेगी कि आप EMI क्यों कम करना चाह रहे हैं, और ऑब्वियसली इनको कोई अगर कैश फ्लो की इशू है तभी ये शायद EMI कम करवाना चाह रहे हैं। तो बहुत ही मुश्किल है कि बैंक इस बात को मानेगी, ऐसा मुझे लगता है। बैंक से बात करके कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बहुत अनलाइकली है कि बैंक मानेगी इस बात को। ओके, दैट मीन्स आपको लोन लेते टाइम पे ध्यान में रखना चाहिए था कि लंबी समय की अवधि के लिए लेंगे तो ही कम EMI हो सकती है। तो अभी कुछ कर नहीं सकते, मगर अपने बैंक से बात कीजिए तो आई एम श्योर वो हेल्प कर पाएंगे आपकी। हमारे साथ अराफात जी जुड़े हैं श्रीनगर से। ये जानना चाहते हैं कि डायनामिक लिक्विडिटी स्टेटमेंट क्या होता है, एक बैंकिंग प्रोसेस में इसका क्या यूज होता है, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप रुंगटा जी इनको? किस संदर्भ में सवाल किया गया है ये अभी एक्चुअली उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, इनका डायनामिक लिक्विडिटी स्टेटमेंट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। ये पॉसिबली कोई इंटरनल बैंकों की चीज है कि उनका लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स कितना है, उसको नापने का शायद एक मापदंड होगा, बट दैट इज एन इंटरनल। आई डोंट थिंक कि कंज्यूमर्स का उससे कोई लेना देना शायद होगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, अगर उनसे बात हो पाती तो हम उनसे ज्यादा स्पेसिफिकली पूछ पाते। अभी वक्त हो चुका है आज शो को वाइंड अप करने का। आज के लिए बस शो में इतना ही। आई होप आपको हमारे सजेशन सुझाव पसंद आए हों।